हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो हम लोग हमारा जो बेसिक इलेक्ट्रिकल के टॉप क्वेश्चंस थे उसको डिस्कस कर रहे थे, है ना। और हम लोगों ने अराउंड 100 क्वेश्चंस अभी तक के अपने जो बेसिक लेवल के क्वेश्चंस थे उसको हम लोग ने यहाँ पे डिस्कशन उसके ऊपर कर भी लिया है अपने प्रीवियस 4 लेक्चर्स के अंदर, ठीक है ना। तो 4 लेक्चर में हम लोग ने 100 क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर कर लिए हैं और पूरे की पूरे मोस्टली जो थे वो क्वेश्चन हमारे थियोरेटिकल क्वेश्चंस थे, फैक्चुअल क्वेश्चंस थे, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस थे कुछ, है ना। तो अब कुछ चेंज के लिए हम लोग आज अब क्या करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सम न्यूमेरिकल्स। ओके। तो आज हमारा जो लेक्चर रहेगा इसके अंदर हम लोग अपने जो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ऊपर बेस्ड जो बेसिक न्यूमेरिकल्स होते हैं जो आपके एफएससी जेई एग्जाम में, आरआरबी जेई एग्जाम में, मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के जेई एग्जाम में और अदर स्टेट के एजेई एग्जाम्स में आपके पूछे जाते हैं जनरली, है ना। और मोस्टली ये सब सवाल जो मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ ये बहुत सारे डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं, है ना। तो उसी का हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारा आज के लेक्चर का। और बट हाँ, देखिए, बिफोर स्टार्टिंग आवर टुडेज लेक्चर मैं आपको जो हमारे पास डिफरेंट ऑनगोइंग कोर्सेज हैं उनके बारे में एक बार जनरल, जस्ट अ मिनट यार। हम्म, तो उनके बारे में मैं आपको बता दूं। मुझे अपने आप को यहाँ से हटाना होगा। यहाँ रख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, आप जैसा कि जान रहे हैं कि एसएससी जेई का एग्जाम अभी रिसेंट में होने वाला है। तो एसएससी जेई के लिए गेट एकेडमी ने ऑलरेडी काफ़ी सारे कोर्सेज लॉन्च किए हुए थे। उसके अंदर हम आपको एक कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज फॉर एसएससी जेई संकल्प बैच है हमारा ये, जिसके अंदर हम लोग आपको एसएससी जेई 2025 की जो कंप्लीट प्रिपरेशन है वो यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। दैट इज कंप्लीट प्रिपरेशन मींस सीबीटी 1 की प्रिपरेशन, सीबीटी 2 की प्रिपरेशन, सीबीटी 1 के अंदर जो टेक्निकल वाला पार्ट है उसकी प्रिपरेशन और जो नॉन टेक्निकल वाला पार्ट है उसकी भी कंप्लीट प्रिपरेशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है। थ्योरी के आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगे, वर्कबुक मिल जाएगी आपको एमसीक्यू फॉर्म में और 3000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। और ये 3000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस के आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन मिलने वाले हैं, डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन। ओके। तो जिस तरीके से हम लोग यहाँ पे अपने क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं ना उस तरीके से आपको डिटेल क्वेश्चन के सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। हमारा जो कोर्स का लैंग्वेज है वो हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल रहेगा, है ना। आपको प्रॉपर गाइडेंस, स्ट्रेटेजी और क्या प्लानिंग आपको रखनी है एग्जाम के लिए, सब चीज़ आपको हम लोग बताएंगे। 650 प्लस आवर्स से ज़्यादा का आपको यहाँ पे एक क्वालिटी कंटेंट आपको मिलने वाला है आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और कोर्स की जो वैलिडिटी है ये वैलिडिटी होने वाली है 365 डेज की, और जो कोर्स का प्राइस है मात्र और मात्र 777 रुपीज़ यहाँ पे रखी गई है, ठीक है। तो जो भी एस्पिरेंट एसएससी जेई के लिए, पार्टिकुलरली एसएससी जेई एग्जाम के लिए फोकस कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका है कि वो 777 रुपीज़ के प्राइस में हमारे संकल्प बैच में एनरोल कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। ओके। और आप ये भी जान रहे हैं कि मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के अंदर भी बहुत सारी एई और जेई की वैकेंसीज आई हुई हैं, है ना। और अगर आप इन एई और जेई की वैकेंसीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इसमें अपना सिलेक्शन चाहते हैं, तो आप इन कम समय में किस तरीके से अपने पूरे जो आपके पास रिसोर्सेज है उसको किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं ये बता मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके पास ये जो समय बचा है उसके अंदर आप क्या कर सकते हो। एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ में, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ में, एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ में आप अगर तैयारी करते हो तो डेफिनेटली आपका जो एग्जाम के पहले आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और आप इस एग्जाम में सिलेक्शन भी पा सकते हो, ठीक है ना। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए गेट एकेडमी ने आप सभी के लिए एई और जेई के लिए, अब बहुत एस्पिरेंट ऐसे थे जिनको यार दिक्कत हो रही थी कि सर मैं जेई के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ बट मेरा मन है कि मैं थोड़ा सा एई के लिए भी पढ़ाई कर लूँ, अगर मेरी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाती है जेई की विद इन माई टाइम पीरियड, मैं एई के लिए भी जो एक्स्ट्रा मेरे सब्जेक्ट्स हैं उसको भी मैं प्रिपेयर करना चाहता हूँ। अब उनके साथ परेशानी ये आ रही थी कि हमारे पास जनरली हर जगह पे आपको दिखेगा कि कोर्सेज जो है एई के अलग डिफरेंट चल रहे हैं, जेई के अलग डिफरेंट चल रहे हैं, बट यहाँ पे हम आपको पूरा कंप्लीट प्रिपरेशन प्रोवाइड करा रहे हैं एई के लिए भी और जेई के लिए भी एक सिंगल कोर्स के अंदर। ओके। इसके अंदर आपको 2000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस, आपको बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, कंप्लीट टेक्निकल और नॉन टेक्निकल सीबीटी जो आपका एग्जाम होने वाला है उसके अंदर जो टेक्निकल वाला पार्ट आने वाला है वो, प्लस जो उसका अंदर नॉन टेक्निकल वाला पार्ट आने वाला है। ए की प्रिपरेशन करें तो 25 मार्क्स के नॉन टेक्निकल, जी की प्रिपरेशन करें तो 40 मार्क्स का नॉन टेक्निकल, जो कि काफी क्रूशियल है, काफी इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं। ओके। कोर्स का लैंग्वेज बाइलिंगुअल है, 1 ईयर की आपकी कोर्स वैलिडिटी है और ये कोर्स आपको मात्र 999 रुपीज प्लस एक नॉमिनल से जीएसटी के में आपको यहाँ पे हम प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना।
तो इन सब कोर्सेज में अगर आपको एनरोल करना है तो आपको जाना होगा गेट एकेडमी की ऐप में, जो कि आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगी, या आप जा सकते हैं gateacademy.shop की वेबसाइट पे, और वहां से हमारे डिफरेंट वेरियस कोर्सेज वहां पे अवेलेबल हैं। बाकी और एग्जाम्स के लिए भी, आरआरबी जेई एग्जाम्स के लिए भी, ऑल स्टेट जेई एग्जाम्स के लिए भी, तो आप वहां पे जाकर के अपने डिफरेंट कोर्सेज को एनरोल कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो स्टार्ट करते हैं हमारा फिर आज का लेक्चर। और पहला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, जस्ट अ मिनट, कुछ पेन के कलर वगैरह बदल लिया जाए। ठीक, क्वेश्चन कह रहा है हमको, अ नॉर्टन्स इक्विवेलेंट करंट बिटवीन द लोड टर्मिनल ए बी विल बी। हमको निकालना है नॉर्टन्स इक्विवेलेंट करंट। तो नॉर्टन्स इक्विवेलेंट करंट किस तरीके से निकाली जाती है, जिसके भी अक्रॉस हमको, ओके, मैं अभी आपको नीचे नजर आ रहा हूँ, इसको थोड़ा सा अपन चेंज करते हैं। यहाँ से ये, ठीक, तो हमारे पास नॉर्टन्स इक्विवेलेंट करंट हमको निकालना है, ठीक है ना, इस सर्किट के अक्रॉस, इस ए बी टर्मिनल के अक्रॉस। तो हमको जिस टर्मिनल के अक्रॉस करंट निकालने रहती है, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट करंट निकालनी है, उसको हम क्या कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। ये मैंने इसको शॉर्ट कर दिया। अब यहाँ से जो करंट फ्लो हो रही होगी, ये हमारी क्या होगी, शॉर्ट सर्किट करंट, ISC, दिस विल बी अवर शॉर्ट सर्किट करंट। ये अगर ये शॉर्ट सर्किट करंट है, तो इसके पैरेलली जो ये रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्टेड है, इस रेजिस्टेंस का कोई भी यूज नहीं रह गया। ये रेजिस्टेंस क्या हो गया, डमी हो गया, जिस मीन्स दैट इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, अब इसका कोई यूज नहीं है। ठीक है ना, तो अब हमको क्या निकालना है, केवल इस ISC को निकालना है। ये हमारा करंट सोर्स है, और हमको यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, एक वोल्टेज डिवाइडर, सॉरी, करंट डिवाइडर सर्किट टाइप की नजर आ रही है, कि एक करंट यहाँ से आई करंट आ रही है, दिस आई करंट इज कमिंग फ्रॉम हियर, ये यहाँ से I1, और यहाँ पे ये I2, यही I2 हमारी ISC है ना। I1 और I2 दो करंट में ये डिवाइड हो जा रहा है। तो अगर मैं अब I करंट निकालना चाहूंगा, I2 करंट निकालना चाहूंगा, जो कि मेरी ISC करंट है बेसिकली, तो मैं I2 दैट इज ISC दैट इज शॉर्ट सर्किट करंट, ये मैं निकालूंगा, तो मेरी जो एक्चुअल करंट दैट इज I इंटू अपोजिट ब्रांच का जो रेजिस्टेंस है, अपोजिट ब्रांच में जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, 5 है, डिवाइडेड बाई 5 + 5, है ना। तो ये मेरा कहना है कि यहाँ से 10 × 5 डिवाइडेड बाई 10, दैट इज 5 एम्पियर। ठीक है, तो आपकी जो शॉर्ट सर्किट करंट है वो कितनी आएगी, 5 एम्पियर आएगी, है ना। ये कन्वेंशनल मेथड हो गया जिस तरीके से आप सॉल्व कर रहे हो। बाकी मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट बता दूं कि देखो, जब भी आपके करंट जो फ्लो डिवाइड हो रही है, वो इक्वली डिवाइड होगी इन केस अगर आपका जो रेजिस्टेंस है दोनों ब्रांचेस में, वो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो, सेम हो। तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे क्या है, सेम है, देखो ये 5 ओम का रेजिस्टेंस, ये 5 ओम का रेजिस्टेंस, तो 10 एम्पियर की जो करंट आएगी वो इक्वली डिवाइड हो जाएगी, दिस मींस दैट I1 करंट विल बी आल्सो 5 एम्पियर, एंड I2 करंट विल बी आल्सो 5 एम्पियर, और हमारा I2 करंट ही हमारी शॉर्ट सर्किट करंट है, तो हमारे शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 एम्पियर यहाँ पे हो जा रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप छोटे छोटे जो चीजें आप जब प्रैक्टिस में लाओगे ना अपने अंदर, जब आप ये क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तब आपको समझ आएगा कि हाँ यार, मेरे ना यहाँ यहाँ पे मैं अपने टाइम बचा सकता हूँ। ये सब जो मैंने यहाँ पे पूरा कंप्लीट ये इसको सॉल्व किया, इसको करने की कोई जरूरत नहीं थी आपको। ठीक है, चलें आगे। सिमिलरली आपको जो नॉर्टन क्वेश्चन भी पूछ सकता है, नॉर्टन के लिए भी पूछ सकता है, आपका ये पूछ सकता है, आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है वो पूछ सकता है, तो ये सब भी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक केटल कंज्यूम्स 10 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर व्हेन ऑपरेटेड एट 200 वोल्ट। ठीक है यार, 10 किलोवाट का पावर कंज्यूम कर रहा है जब हम लोग उसको 200 वोल्ट पे ऑपरेट करा रहे हैं। अ फ्यूज वायर ऑफ रेटिंग मस्ट बी यूज्ड फॉर इट। तो फ्यूज वायर की क्या रेटिंग हमको रखनी है, तो हम जान रहे हैं कि जो पावर होता है हमारा, ये सभी चीजें ना एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक है। पावर इज इक्वल टू V इंटू आई। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक केटल है, दिस मीन्स दैट हम लोग ये मान के चलते हैं कि उसके अंदर जो वायर यूज हो रहा है वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज हमारा नाइक्रोम वगैरह कोई वायर हम लोग यूज कर रहे होंगे, तो उसका जो पावर फैक्टर की बात नहीं की तो हम भी नहीं करेंगे, और पावर फैक्टर की बात तो है भी नहीं, बिकॉज इट कंज्यूम्स पावर ऑफ 10 किलोवाट, किलोवाट में वैल्यू दी हुई है ना। बच्चों यही कंफ्यूज रह जाते हैं, केवीए में है, किलोवाट में है, आप यूनिट देख के भी पहचान सकते हो चीजों को, है ना। तो पावर हमारे पास आ गया है जी, पावर हमारे पास कितना है, 10 × 10⁻³ इज इक्वल टू वोल्टेज कितना है, 200, और करंट कितनी है, आई। तो आई करंट कितनी हो जाएगी, 10 × 1000 डिवाइडेड बाई 200, ये जीरो, ये जीरो,
ये हो गया 5, दैट इज 50 एम्पियर। तो आपकी जो मैक्स जो करंट है वो कितनी है, 50 एम्पियर की है, और यहाँ पे कोई भी ऑप्शन ऐसा आपको अवेलेबल नहीं है जो कि आपके 50 एम्पियर से थोड़ा सा ज्यादा हो। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 50 एम्पियर का, है ना। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, 50 एम्पियर। ठीक। अब यहाँ पे फ्यूज वायर की बात हो रही है, तो फ्यूज वायर भी हम लोग जान रहे हैं कि हमारा जो किसका, टिन और लेड की जो एलॉय होती है हमारी, उसका यूज करके हम क्या कहते हैं, अपनी फ्यूज वायर बनाते हैं, है ना। उस पर हम लोग ने ऑलरेडी इससे पहले जो हमारे लेक्चर्स थे वहाँ पे काफी सारा डिस्कशन किया हुआ है, कितना उसका कॉम्पोजिशन होता है, कितनी उसकी मतलब क्या वैल्यू होती है, कैसे यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, क्या है भाई हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू 7 ओम रजिस्टर। ओके ठीक है, ये हमारा 7 ओम का रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस फ्लो होने वाली करंट हमको बतानी है। ठीक। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, हम्म, हम्म, ठीक है, हम क्या कर लेते हैं, पहले निकाल लेते हैं कि आपके पास क्या दो ऑप्शन है, कि आप भाई पहले ये दो अलग अलग करंट लूप लो और फिर करंट की वैल्यू यहाँ पे सॉल्व करो। ठीक। दूसरा ऑप्शन जो मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है वो ये है कि मैं क्या कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे इसके क्रॉस जो वोल्टेज है, ये पॉइंट से लेके इस पॉइंट के क्रॉस जो वोल्टेज है वो वोल्टेज को फाइंड आउट कर लेता हूँ, और फिर वो वोल्टेज डिवाइडेड बाई ये रेजिस्टेंस करूंगा तो मेरी करंट आ जाएगी, सिंपल है ना। तो उस वोल्टेज को निकालने के लिए पहले मुझे इस पूरे सर्किट का करंट निकालना पड़ेगा, और उसके लिए मुझे इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी। तो आर इक्विवेलेंट जो होगा हमारा, वो आर इक्विवेलेंट कितना होगा, वो होगा 7 × 3 डिवाइडेड बाई 7 + 3। ये आ रहा है हमारा कितना, 7 × 3 = 21, 21 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज 2.1, 2.1। और टोटल रेजिस्टेंस जो निकालना रहेगा मुझे, तो टोटल आर टोटल कितना हो जाएगा, आर टोटल हो जाएगा 2.1 प्लस 2 दैट इज 4.1, है ना। करंट मुझे निकालनी है, टोटल करंट जो रहेगी वो क्या होगा, जो वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल करंट, टोटल रेजिस्टेंस, तो ये 4.1, तो ये हो जाएगा 820 डिवाइडेड बाय 41, 41 इंटू टू, टू टाइम्स हो जाएगा, ये हो जाएगा 20। तो करंट मेरी कितनी आ रही है, 20 एम्पियर आ रही है। ठीक है, ये 20 एम्पियर करंट यहाँ है, तो इसके क्रॉस जो होने वाला वोल्टेज ड्रॉप है वो कितना हो जाएगा, 20 × 2 40। और इसका बाकी जो बचा वोल्टेज है वो कितना है, वो इनके अक्रॉस लग रहा है, दैट इज इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जो वोल्टेज लग रहा है वो कितना है, 42, 42 वोल्ट। ठीक है। अब 42 वोल्ट लग रहा है, यहाँ से जो रेजिस्टेंस है वो उसकी वैल्यू क्या है, मैं ये I7 लिख लेता हूँ। यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, इसके अक्रॉस वोल्टेज डिवाइडेड बाई यहाँ का रेजिस्टेंस 7। तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज लगा वो कितना लगा, 42, इसके बाद डिवाइडेड बाई वोल्टेज, सॉरी यहाँ का रेजिस्टेंस दैट इज 7, तो ये आ गया हमारा 6 एम्पियर। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। ये आ गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। यहाँ पे आपके पास जब ये आपने 20 एम्पियर की करंट ला ली, यहाँ से आपके पास एक और ऑप्शन था कि आप यहाँ से क्या कर सकते हो, तो करंट डिवाइडर रूल का यूज कर सकते थे, दैट इज 20 इंटू अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस 3 डिवाइडेड बाई 10, ये हो जाता आपका 2, ये हो जाता 3 2 6, 6 एम्पियर। तो अलग अलग मेथड है, अलग अलग तरीके हैं, आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे उतनी जल्दी चीज़ें आपसे सॉल्व होने स्टार्ट हो जाएंगी, और जल्दी जल्दी आप डिकोड कर लोगे, है ना। मुझे ये वाला मेथड बढ़िया लगता है, कि मैं जो भी चीज़ मुझे करंट जिसके क्रॉस निकालनी है वहाँ का मैं वोल्टेज फाइंड आउट कर लेता हूँ, देन आफ्टर दैट मैं उसकी करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ। क्लियर। तो थोड़ा सा आप ये कह सकते हो कि थोड़ा लंबा हो गया, बट ठीक है यार, इतना भी क्वेश्चन बहुत बड़ा टफ नहीं था। और वैल्यूज भी जो देखोगे आप इसमें इस तरीके से डिफाइन की जाती है, ताकि आपके जो सॉल्यूशन जो है वो क्या है, कुछ वैल्यू पे 2.1 आया डिवाइडेड 4.1 आया, 4.1 बहुत इजीली कैंसिल आउट हो गया 820, है ना, 820 बहुत इजीली कैंसिल आउट हो गया 4.1 से। तो आपके जो एग्जाम में जो क्वेश्चंस आपके फ्रेम किए जाएंगे वो उसी तरीके से फ्रेम किए जाते हैं, ताकि आपके जो इजीली इजी क्या हो सके, सॉल्यूशन इजी हो सके। अब आप ये मान के भी चल लो कि 80% ऑफ द टाइम अगर आपका जो कोई भी कैलकुलेशन आप कर रहे हो, और वो कैलकुलेशन जो आपकी आनी चाहिए वो डायरेक्टली जो भी आपकी आप जो नेक्स्ट स्टेप में वहां पे आप यूज करते होगे उसको, उस वैल्यू को, अगर वो इजीली कैंसल आउट नहीं हो रहा, दिस मीन्स दैट आपने पहले स्टेप में कोई ना कोई मिस्टेक की है, जरूर उसको एक बार दोबारा चेक कर लें। ठीक है। 80% ऑफ द केस में ऐसा होता है, बिकॉज हमारे जो जेई एग्जाम्स होते हैं उसमें बहुत ज्यादा ऐसा ट्रिक वगैरह ये लोग नहीं, ट्रिकी क्वेश्चंस नहीं बनाते हैं, है ना। पर
ये सब चीजें आप चेक कर सकते हो। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट इंडक्टेंस अक्रॉस द टर्मिनल ए बी इन द फॉलोइंग सर्किट। तो ए बी के अक्रॉस जो इक्विवेलेंट हमको इंडक्टेंस को फाइंड आउट करना है, और कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। जिस तरीके से हम रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं उस तरीके से हम इंडक्टेंस को भी फाइंड आउट कर लेंगे। ये 3 हेनरी और ये 1 हेनरी, 3 हेनरी 1 हेनरी आपस में सीरीज में कनेक्टेड है, मीन दैट ये 4 हेनरी हो गया। 4 हेनरी जो है ये किसके साथ, 12 के साथ किस में कनेक्टेड है, पैरेलली कनेक्टेड है। जब इसको पैरेलल आप सॉल्व कर लोगे तो ये 5, और ये जो आपका इक्विवेलेंट यहाँ का जो टोटल इंडक्टेंस आएगा वो, प्लस ये जो हमारा यहाँ का इंडक्टेंस है, ये आपका टोटल आर ए बी, सॉरी एल ए बी आपका आ जाएगा। तो एल ए बी आया कैसे भैया मेरा, तो सबसे पहले 3 + 1 जो सॉल्यूशन आया दैट इज इन पैरेलल विथ 12, जो इसका आंसर आया +5 + 15। सॉल्व करते हैं, 4 × 12 डिवाइडेड बाई 4 + 12, 4 + 12 16, 4 4 16, 4 3 +5 +15, 15 + 5 20, 20 + 3 23। तो 23 हेनरी हमारा आंसर है, और बिल्कुल यहाँ मौजूद है हमारा आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, तो सिंपल है। इसी तरीके से आपको रेजिस्टेंस को इक्विवेलेंट सर्किट फाइंड आउट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए आएगा। इसी तरीके से आपको कैपेसिटेंस फाइंड आउट करने के लिए आएगा, है ना। तो सिंपल मेथड रहते हैं, ज्यादा कुछ इसमें चीजें ऐसी टफ है नहीं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द एनर्जी स्टोर्ड इन अ 5 हेनरी इंडक्टर इज 160 जूल। ठीक है भाई, 5 हेनरी इंडक्टर के अंदर 160 जूल की एनर्जी स्टोर है। देन कैलकुलेट द करंट पासिंग थ्रू इट। तो इसके अक्रॉस जो करंट पास हो रही है वो कितनी होगी, इसके थ्रू जो करंट पास हो रही है। तो एनर्जी हम लोग जानते हैं, एनर्जी इन इंडक्टर कितनी होती है, हाफ Li² है ना, सॉरी। तो एनर्जी होगी हमारी 160 जूल्स। ठीक, यूनिट भी सही है, डिवाइडेड बाय यूनिट का खास ध्यान देना यार। एल कितना है हमारे पास, 5 है, और I², ये इंटू 2 डिवाइडेड बाई, तो ये 160 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5, और इसका जो रूट अगर मैं कर दूं तो मेरी क्या आ जाएगी, आई करंट आ जाएगी। तो ये हो जाएगा 5 3 टाइम्स 232 इंटू 2, ये हो जाएगा √64, दैट इज 8 8 64। ये आ गया हमारा आंसर, 8 एम्पियर, 8 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट। क्लियर। अब इसमें आपको ध्यान देने वाली चीज ये है कि आपका यहाँ पे हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो एनर्जी है आपकी, एनर्जी का यूनिट क्या है ना। तो एनर्जी का यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कोई भी टॉपिक का जो भी आप न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व कर रहे हो तो उसके अंदर आपको यूनिट का खास ध्यान देना है। क्लियर, चले अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, अगला क्वेश्चन कह रहा है इन एंड सर्किट, सर्किट कंटेन्स, इन एसी सर्किट, एन एसी सर्किट कंटेन्स अ रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, एक रेजिस्टेंस है, ये हमारा कहना चाहिए कि क्या हो गया जी, ठीक। ये रेजिस्टेंस है हमारा, ये हमारा इंडक्टेंस है, बढ़िया है। दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। द एक्टिव पावर कंज्यूम्ड बाय द सर्किट इज इक्वल टू 4800 वाट एंड द रिएक्टिव पावर इज 6400 VAR। देखो बिना पढ़े क्वेश्चन, कंप्लीटली पढ़े मैंने डायग्राम वगैरह बनाना चालू कर दिया, जबकि इसका कोई भी यूज नहीं है ना। हमसे बोल रहा है भाई, हमको दे दिया है एक्टिव पावर P, दैट इज एक्टिव पावर, ये हो गया 4800 वाट। Q दैट इज रिएक्टिव पावर, ये हो गया 6400 वाट। ओके, VAR, और हमको चाहिए रजिस्टर आर, ये होगा क्या, P² प्लस Q², आर नहीं है, एस, P² प्लस Q²। तो रूट अंडर करते हैं, 4800 का स्क्वायर, एक्टिव पावर का स्क्वायर प्लस रिएक्टिव पावर का स्क्वायर। ठीक, तो 48 का स्क्वायर करेंगे और हम करेंगे 64 का स्क्वायर। ठीक, तो क्या होगा यार,
करके देखते हैं। ठीक है, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ कि मैं कैलकुलेटर से सॉल्व कर ले रहा हूँ, अदरवाइज मुझे समय लगेगा। ये आपका आएगा 8000 वी, 800 वी अवेलेबल है क्या? 800 वी। ठीक, तो चीज़ें तो बहुत आसान थी। मेन चीज़ कहाँ पे आके आपकी फंसती है? मेन चीज़ आपके आगे फंसती है कैलकुलेशन में। ठीक है, अब वो कैलकुलेशन भाई थोड़ा सा स्ट्रांग रखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि आपको एग्जाम में मतलब आप एग्जाम में अपियर होने जा रहे होगे, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको कैलकुलेशन आपको अच्छे से आनी चाहिए, है ना। थोड़ा सा फास्ट रहना है यार इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारा, एन आर एल सी सीरीज सर्किट हैज रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 5 ओम। ठीक है भाई, 5 ओम का रेजिस्टेंस है, इंडक्टेंस कितना है? 1 हेनरी का है। अब कह रहा है व्हाट विल बी which of the following values of the capacitance will make the circuit critically damped। ठीक है, तो कैपेसिटेंस की कितनी वैल्यू होनी चाहिए ताकि हमारे जो सर्किट हो वो क्या हो? क्रिटिकली डैम्प्ड हो। तो क्रिटिकली डैम्प्ड के लिए जो हमारा क्राइटेरिया है वो क्या है? आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4L अपॉन सी। यही है क्या? आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4L अपॉन सी, बिल्कुल सही है। ठीक, तो हमारे पास सबकी वैल्यू है। क्रिटिकली डैम्प्ड आपको रखना है, अगर क्रिटिकली डैम्प्ड के लिए आर इज स्क्वायर इज इक्वल टू 4L/c। तो आर की वैल्यू क्या है भाई? आर की वैल्यू है 5। 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू एल। एल की वैल्यू क्या है? 1 और डिवाइडेड बाई सी। तो सी हो जाएगा 4/25, और 25 1/25 मीन्स 0.04 इंटू 4, दैट इज 0.16 फैराड। कहाँ से लाया? तो 1/25 हो जाता है 0.04, क्योंकि 25 इंटू 4 100, तो 0.04, और 0.04 इंटू 4, 4 4 16, तो 0.16 करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी। ठीक, तो आपको यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत आसान है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि हर एक बंदा जो तैयारी कर रहा होगा उसको ये क्रिटिकली डैम्प्ड सिचुएशन, क्रिटिकली डैम्प्ड कंडीशन के लिए क्या होनी चाहिए वैल्यू, क्या अपना फॉर्मूला है, ये नहीं पता होगा। ठीक है, तो ऐसे भाई आपको क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने को मिलने वाले हैं। आपको हर एक फॉर्मूला बाय हार्ट याद रहना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जी? अगला क्वेश्चन कहता है कि a 4400 watt electric heater has a resistance of 11 ohm, what will be the maximum permissible current। तो बहुत ही सिंपल है, जब को मालूम है इलेक्ट्रिक हीटर है, तो इलेक्ट्रिक हीटर की जो पावर है वो है 4400। दैट इज पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई। 4400 इज इक्वल टू 11। ओके, वी इंटू आई, इससे हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला। इज इक्वल टू आपका हो सकता है आई स्क्वायर आर, आपका हो सकता है वी स्क्वायर अपॉन। ठीक है ना, सभी फॉर्मूले हैं। हमको करंट निकालने बोल रहे हैं तो हम लोग आई स्क्वायर आर यूज कर लेते हैं। आई स्क्वायर इंटू आर, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है? 11 है। तो आई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 100, मैंने अलग अलग कर लिया, डिवाइडेड बाई 11। 11 इससे 4 टाइम्स जाएगा। और अगर हम लोग फर्दर इसको आगे सॉल्व करें तो आई की वैल्यू √अंडर 4 इंटू 100, तो √4 2 हो गया, और 100 का क्या हो गया? 10 हो गया। 10 दैट इज 20। तो करंट की वैल्यू क्या है हमारी? 20 एम्पियर। क्लियर? तो कुछ ज्यादा खास है नहीं, सिंपल सिंपल है क्वेश्चंस। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसका आपको आइडिया यहाँ से हो जाएगा जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 5 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू अ सर्किट फॉर 5 मिनट देन कैलकुलेट द टोटल चार्ज। अब ये कह रहा है कि 5 एम्पियर की करंट जो है वो फ्लो कर रही है सर्किट में, तो 5 मिनट,
लेकिन हमको निकालना है कैलकुलेट टोटल चार्ज। तो Q इज इक्वल टू क्या होता है, Q इज इक्वल टू आई इंटू टी होता है। आप चाहो तो I की वैल्यू हो गई 5 एम्पियर और टाइम कितना हो गया 5, दैट इज इक्वल टू 25 कूलम। हो गया ना आंसर। तो आप आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी में भी टिक कर लोगे, और ऑप्शन नंबर डी आप जैसे ही टिक करोगे सोचोगे कि भाई मैंने तो बहुत बढ़िया बनाया, क्या किया मैंने, बहुत अच्छा क्वेश्चन सॉल्व किया, लेकिन ये क्या है, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, क्यों ऐसा रॉन्ग है भाई, क्योंकि आपका ये जो 5 है ये मिनट में नहीं होना है, ये एक्चुअल में सेकंड में होने हैं। तो हमारा अब जो फॉर्मूला हो जाएगा Q इज इक्वल टू आई इंटू टी, का जो फॉर्मूला हम यूज कर रहे थे, जो करंट तो ठीक है 5 एम्पियर ही है, लेकिन जो टाइम है अब, ये टाइम क्या हो जाएगा, ये 5 मिनट इंटू 60 सेकेंड हो जाएगा। तो 5 5 25 इंटू 6, 6 5 30, 300, 300 इंटू 5, 1500, 1500 के आसपास दिख रहा है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो हमको यहाँ से क्या समझ आ रहा है, हमको यहाँ से ये समझ आ रहा है कि जो भी आपको गिवन डाटा है, उस गिवन डाटा की आपको यूनिट को भी एक बार देख लेना है। यूनिट में कोई चेंजेस तो नहीं है, आपकी जो स्टैंडर्ड यूनिट है जो आप यूज करते हैं वो होनी चाहिए भाई। 5 मिनट में भी अपना देखो, अपना आंसर आ रहा था 25 सेकेंड, 25 कूलम, और ये 25 कूलम आपके ऑप्शन में भी अवेलेबल था। तो ये क्वेश्चन आपके लिए क्या हो जाता है, एग्जाम में बहुत ज्यादा घातक साबित हो जाता है। आपको लगता है कि मैंने तो क्वेश्चन सही बनाया, बट एक्चुअल में वो गलत है। और क्वेश्चन बहुत ही इजी है, ऐसा भी नहीं है क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ है। सिर्फ आपके सिंपल से एक छोटे से नेग्लिजेंस की वजह से आप इसमें क्या कर सकते हो, 1 मार्क्स तो आप जो आपको मिल रहे थे वो आपके खोएंगे ही, साथ साथ आपको 0.25 नेगेटिव भी देके चले जाएगा ये। ठीक है, तो इस वजह से आपको यूनिट वगैरह का हमेशा ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में यूनिट क्या है, और आपको क्या स्टैंडर्ड फॉर्मेट में यूनिट चाहिए होती है। ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड ऑफ कंडक्टर व्हेन द कंडक्टर हैज अ कंडक्टेंस ऑफ 0.4 सीमेंस एंड कैरिंग अ करंट ऑफ 8 एम्पियर। तो यार ये एक हमारा कंडक्टर है। ठीक। अब कंडक्टर में छोटा सा रेजिस्टेंस कुछ होगा, और इस रेजिस्टेंस के लिए हमको 0.4 सीमेंस दिया है, दैट इज मो, है ना। और ये करंट फ्लो हो रही है इसमें से कितने, 8 एम्पियर की। अब इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है आपको देखने को मिल रहा है, वो वोल्टेज ड्रॉप आपको कैलकुलेट करने को कह रहा है। तो क्वेश्चन तो कुछ खास नहीं कह रहा है, सिंपली बोल रहा है V इज इक्वल टू आई आर होता है। भाई मुझे आई आर का फॉर्मूला लगाओ और मुझे क्या कर दो, बता दो आपका क्या आंसर आ रहा है। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि कोई बंदा अगर इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेगा तो 8 इंटू 4 32, दैट इज 3.2 आ रहा है, लेकिन वो कहीं भी ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है। अगर वो ऑप्शन में अवेलेबल होता तो मोस्टली लोग वहीं पे टिक मार देते। लेकिन हमको ध्यान देना है कि हमारा जो यूनिट है यहाँ पे, ये यूनिट किस में दिया हुआ है, ये सीमेंस में दिया हुआ है। अगर मैं इसको ओम में कन्वर्ट करूं तो ये आएगा 1/0.4 ओम रेजिस्टेंस इसका। और 1/0.4 मतलब 10/0.4 मीन्स 10/4 मीन्स 2.5। तो ये हो गया आपका 2.5 ओम। तो करंट हमारी क्या है यहाँ से, अब करंट आप देखोगे तो करंट तो आपकी 8 एम्पियर की है ही। आपको जो रेजिस्टेंस आपको देखने को मिला वो कितने को देखने को मिला, 2.5। तो 2.5 4 टाइम्स हो जाता है 1, और 8 टाइम्स हो जाएगा 2, और ये हो जाएगी 20, है ना। 8 टू द 16, और ये हो गया हमारा 20। तो कितना वोल्टेज इसके क्रॉस लग रहा है, तो भाई ये जो है इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितने का है, 20 वोल्ट का आपको पोटेंशियल डिफरेंस देखने को मिल रहा है। क्लियर है। चलिए देखते हैं अब अपना अगला क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 111। शगुन का नंबर आ गया भाई। क्वेश्चन कह रहा है डिटरमाइन द एनर्जी स्टोर्ड बाय अ 8 हेनरी इंडक्टर इन द करंट इफ द करंट थ्रू द इंडक्टर इज 4 एम्पियर। सिंपल सा क्वेश्चन है, हमको एनर्जी फाइंड आउट करनी है। एनर्जी इज इक्वल टू, अभी हम लोग ने क्वेश्चन सॉल्व किया हाफ एल आई स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करके, यहाँ पे आया हाफ इंडक्टर की इंडक्टेंस की वैल्यू 8 और आई की वैल्यू करंट की वैल्यू 4, 4 का स्क्वायर, दैट इज 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64, ये आ गया आपका 64। और ये किस में होगा, जूल्स में होगा। अब बात यहाँ पे आती है कि चलो ठीक है, ये क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल सा था, आपको आंसर मिल गया। आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ लिखा है कि एनर्जी इन जूल्स। अगर मैं इसी क्वेश्चन को बदल दूं और यहाँ लिख देता इन किलो जूल्स, ठीक है,
तो हमारा आंसर क्या, अब ये 64 रहता क्या, तो नहीं रहता, हमारा आंसर क्या होता है 0.064 किलो जूल। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। आपके ऑप्शन में भी उसके हिसाब से ही वो चीजें इस तरीके से फ्रेम की जाती है, किलो जूल्स में, मिली जूल्स में पूछ देगा आपका, तो आपको 64 जूल को मिली में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो आपका एग्जाम में, आपका क्वेश्चन में आपको किस यूनिट में आंसर मांग रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो यहाँ पे वैसा कुछ ट्विस्ट नहीं था इसमें, बट बहुत सारे क्वेश्चंस में रहता है ना, इसका आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगला देख लेते हैं हम लोग, विच विल बी द पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज ऑफ अ वोल्टेज, व्हाट विल बी द पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज वेव फॉर्म व्हेन द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज 30। तो हमको आर एम एस वैल्यू दिया हुआ है, आर एम एस वैल्यू कितना दिया हुआ है, 30 वोल्ट दिया हुआ है। हमको पीक वैल्यू फाइंड आउट करने कह रहा है। ठीक है ना, पीक वैल्यू, पीक वैल्यू को हम लोग क्रेस्ट वैल्यू भी कहते हैं, मैक्सिमम वैल्यू भी कहते हैं, है ना। तो जो आरएमएस वैल्यू होती है हमारी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, आरएमएस वैल्यू, आरएमएस या वैल्यू क्यों लिखना है यार बार बार, वी आर एम एस इज इक्वल टू वी मैक्स अपॉन √2, √2 होता है। तो वी मैक्स क्या हो जाएगा, वी मैक्स हो जाएगा हमारा वी आर एम एस इंटू √2, दैट इज 30 इंटू √2। अब √2 जो होगा हमारा 1.414, दैट इज 1.5 के लगभग। तो ओके, ठीक 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 भाई, यहाँ पे वैल्यूज बहुत पास पास में है, तो सॉल्व करके देखना पड़ेगा, है ना। अब मैं सॉल्व नहीं करने वाला हूँ, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, आपको करना है लेकिन ये 42.42, ठीक है, 42.42 ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे मैं क्या करने की कोशिश कर रहा था कि √2 लगभग 1.5 के आसपास होता है, तो 30 इंटू 1.5 दैट इज 45। तो वैल्यू जो भी आपके आंसर में होगी वो 45 से थोड़ी कम ही होगी, बिकॉज ये 1.414 रहता है ना। लेकिन यहाँ पे जो आपकी वैल्यूज थी बहुत पास पास दी हुई है ना, 41.14, 42.42, ये काफी पास पास क्लोज क्लोज वैल्यू है, इस वजह से आप यहाँ पे रिस्क नहीं ले सकते, आपको सॉल्व करके देखना ही पड़ेगा। ठीक है, चलें अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। What will be the frequency of a sinusoidal wave when the time period of the wave is 2 मिलीसेकेंड। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड है 2 मिलीसेकेंड का, इंटू 10⁻³ ये हो जाएगा 10⁻³ डिवाइडेड बाई 2, एक गया तो 5 इंटू 10⁻², दैट इज 500 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर बी। सिंपल क्वेश्चन था, कुछ ज्यादा इसमें कुछ तामझाम नहीं थे, मतलब, है ना, सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच पावर विल बी डिसिपेटेड बाय अ 5 ohm resistor in which the value of current is 2 एम्पियर। तो पावर डिसिपेटेड मीन सिंपल, आपको पावर फाइंड आउट करना है, और वो पावर क्या होगा आपका, V इंटू आई हो सकता है, I² इंटू आर हो सकता है, या V² बाई आर हो सकता है ना। तो हमारे केस में क्या है, हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ है करंट, है ना, आई, और रेजिस्टेंस। तो मैं कर रहा हूँ 2 का स्क्वायर इंटू 5, 2 2 का 4, 5 4 का 20, तो 20 वाट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ अ लैंप रेटेड 220 वोल्ट 200 वाट। तो इस पे क्वेश्चन हम लोग ने ऑलरेडी कुछ एक दो बनाए हुए हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी, है ना। तो यहाँ देख लेते हैं, रेजिस्टेंस जो पावर इज इक्वल टू क्या होता है, V²बाई आर होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V²बाई P होगा। V² की वैल्यू क्या है, 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाई 200, जीरो गया, जीरो गया, जीरो गया, जीरो गया, 2 गया, 11। तो 22 इंटू 11, ये 2 2 2 2 242, 242 ऑप्शन नंबर डी। ओके,
यहाँ भी कुछ खास नहीं था, सिंपल बेसिक सा क्वेश्चन था, बट ये क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, है ना। जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लेके आया हूँ वो सभी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं कि ये सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को नहीं मिलेंगे। ऑल्दो हो सकते हैं कुछ क्वेश्चंस काफी इजी हो, बट स्टिल दे आर बीइंग आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन, और कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, सेम टॉपिक, सेम सब्जेक्ट, सेम फॉर्मूला बेस्ड सब चीजें क्वेश्चंस आपकी आते रहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है द वोल्टेज V एंड द करंट I ऑफ ए डिवाइसेस आर V इज इक्वल टू 100 sin 377t एंड I इज इक्वल टू 100 sin 377t प्लस 30 डिग्री। द पावर इंडिकेटेड बाय द वॉट मीटर विल बी। अब वॉट मीटर इसमें कितना पावर, क्या पावर इंडिकेट करेगा, ये हमसे ये सवाल कह रहा है। ठीक है। तो यार यहाँ पे है वॉट मीटर, और वॉट मीटर क्या पावर को वो करता है, मेजर करता है। तो वॉट मीटर जो है वो एवरेज पावर को मेजर करता है। ठीक है ना, एवरेज पावर का मेजरमेंट करेगा। ठीक। एवरेज पावर में भी कौन सा पावर, तो ये एक्टिव पावर, एवरेज एक्टिव पावर। ठीक। सिंगल फेस ही सर्किट है, थ्री फेस के बारे में बात नहीं किया, तो हम लोग निकालते हैं एवरेज, तो ये होगा हमारा वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। ठीक है। वी आर एम एस ये हमारा क्या है, वी मैक्स साइन ओमेगा टी, तो ये हो गया हमारा 100 डिवाइड बाई √2 इंटू आई आर एम एस, तो ये आई मैक्स साइन ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री है ना, प्लस 5, तो ये हो जाएगा आपका 10 अपॉन √2 इंटू कॉस ऑफ 30। ठीक है। 0 1/2 1/2 √3/2 √3/2 हमारा ये हो गया 10 डिवाइडेड बाई 2 इंटू √3/2। ये 2 आपका गया यहाँ 5, ये आपका कैंसिल हो गया 50 55, 250। ठीक है। 250 इंटू √3, 1.7 टाइम्स ऑफ 250, लगभग आप 2 टाइम्स भी मान लो, 250 का, तो ये आपका आंसर आएगा, ये ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। और √3 की वैल्यू जो भी होगी वो क्या बोलते हैं, 2 से कम होगी। अगर मैं 250 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आपका क्या आ रहा है, क्या नहीं करना था यार, एवरेज पावर में तो वॉट। हाँ। तो अगर मैं √3 की वैल्यू मैक्सिमम 2 मान लेता हूँ, जो कि हो नहीं सकती, उससे कम ही होगी, तो 250 इंटू 2 आ रहा है 500। तो आपका आंसर जो भी होगा वो 500 से ज्यादा होगा नहीं, और 500 से कम सेवल और केवल एक ही ऑप्शन अवेलेबल है, दैट इज 433 वॉट। तो हमारा आंसर वही होगा, ऑब्वियस सी बात है ना। तो यहाँ पे हमारे सब जो छोटे छोटे ट्रिक्स होते हैं, जो हम अपने प्रैक्टिस से बार बार क्वेश्चन को सॉल्व करने से जो अपने खुद से डेवलप करते हैं, वो चीजें काम आती हैं यहाँ पे। ठीक है। अदरवाइज आप इसको सॉल्व करते रहोगे √3 की वैल्यू के साथ, 1.73 ये इंटू 25 250 इंटू करते रहोगे, तो आपकी वैल्यू आएगी, और यहाँ पे आप डायरेक्टली उसको निकाल सकते हो, है ना। तो मेरी आदत है, मैं हमेशा ये सब कर लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि अप्रोक्सीमेशन से ही मैं ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कर लूँ, है ना। बार बार उसको क्या यार, अपने उसको पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन बनाना। अगला क्वेश्चन है हमारा 117वां क्वेश्चन, डिटरमाइन द हीट डिसिपेटेड थ्रू अ कंडक्टर ऑफ 10 ओम रेजिस्टेंस। तो हीट कितना डिसिपेट कर रहा है व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट इज फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर फॉर 5 सेकंड। तो हीट कितना डिसिपेट हुआ, तो हीट जो डिसिपेट होती है वो होती है I² इंटू आर इंटू टाइम, कितने समय के लिए। तो करंट है हमारी पास एक, तो एक का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस हमारे पास 10 ओम का है, और टाइम भी हमारे पास क्या है 5 सेकंड है, जो कि सभी के यूनिट बढ़िया एकदम सही, जो हमको चाहिए था वैसे ही। तो ये हमारा आंसर आता है 50, और ये किस में यूनिट होती है, जूल्स में। अब यहाँ पे क्वेश्चन भी क्या, चलो ठीक है, क्वेश्चन भी हमारा किसने पूछ लिया था, जूल्स में पूछा, तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, है ना। अगला क्वेश्चन हमारा, और ये क्वेश्चन कह रहा है हाउ मच टाइम विल बी टेकन बाय अ 40 कूलम्ब ऑफ चार्ज टू पास थ्रू अ पॉइंट इन अ सर्किट इफ अ करंट ऑफ 8 एम्पियर फ्लोस थ्रू इट। तो कितना समय लगने वाला है, और वो समय को हमको पूछ रहा है इन सेकंड, तो सेकंड में तो हमारा आंसर आता है, हम जानते हैं फॉर्मूला Q इज इक्वल टू I इंटू टी, वेयर T इज द टाइम टेकन, Q इज द चार्ज एंड I इज द करंट फ्लोइंग।
तो Q अपॉन I, Q की वैल्यू कितनी है? Q की वैल्यू है 40 कूलम और I की वैल्यू है 8, 8 5 40, दैट इज 5 सेकेंड, आपको 5 सेकेंड लगने वाले हैं। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। सिंपल सिंपल क्वेश्चन से ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं इस वजह से। अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 इलेक्ट्रिक लैंप्स ऑफ 70 वॉट ईच आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस AC मेंस व्हाट इज द टोटल पावर कंज्यूम्ड बाय द पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हमारे पास यहाँ पे तीन क्या है, तीन लैंप हैं जो कि यहाँ पे कनेक्टेड हैं, तीन लैंप रहे ये। ठीक, और ये पैरेलली कनेक्टेड है, इसका पावर P1 P2 P3, और क्योंकि ये पैरेलली कनेक्टेड है तो जो ओवरऑल पावर आएगा, टोटल पावर, ये क्या हो जाता है P1 प्लस P2 प्लस P3। अगर वहीं पे ये सीरीज में कनेक्टेड होते तो आपको यहाँ पे P1 इंटू P2 डिवाइडेड बाई P1 प्लस P2 करके सॉल्व करते। तो यहाँ तो सिंपल है, 70 प्लस 70 प्लस 70, 7 3 जा 21, 210। तो 210 वॉट आपका पावर कंज्यूम होगा। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, वही अगर ये पैरेलली ना हो गए ये दोनों, अगर मैं कहता ऐसा कि भाई मेरे पास दो बल्ब है P1 और P2, ये P1 है ये P2 है, तो ये कहेंगे हम लोग, ये अगर इक्विवेलेंट निकालेंगे P टोटल, तो P1 इंटू P2 अपॉन P1 प्लस P2, इस तरीके से ये निकलेगा। क्लियर? तो चलते हैं हम लोग अपने आज के आखिरी क्वेश्चन की ओर। और अगर अब हमारा आज का आखिरी सवाल ये कहता है कि एक गीजर है जिसको आप ऑपरेट कर रहे हो 230 वोल्ट पे, 50 साइकिल्स पर सेकेंड की जो उसका मेन सप्लाई है वहां से आ रहा है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर कंज्यूम्ड बाय द गीजर, इंस्टेंटेनियस कंज्यूम, अच्छा ये इंस्टेंटेनियस पावर, यहाँ पे इंस्टेंटेनियस पावर कंज्यूम्ड बाय द गीजर इज। तो जहां पे भी इंस्टेंटेनियस पावर की बात करेगा आपको, तो जो फ्रीक्वेंसी इंस्टेंटेनियस की बात है ये आपकी हो जाती है 2 टाइम्स ऑफ जो भी आपकी स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पे हमारी 50 साइकिल्स पर सेकेंड थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा 100 साइकिल्स पर सेकेंड, या आप इसी को कह सकते हो 100 हर्ट्ज। तो हमारा हो गया आंसर ऑप्शन नंबर सी, सिंपल सोवर, कुछ भी खास इसमें था नहीं, है ना। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर कि हम लोगों ने अपने 20 क्वेश्चन सॉल्व किए और ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थे। ठीक है, बट बिफोर कंक्लूडिंग आवर टुडेज लेक्चर, let me once again tell you about the various different courses that are available on Gate Academy platform, और जिसके आप हेल्प से अपनी तैयारी को और अच्छे तरीके से आगे बढ़ा सकते हो। तो एक मिनट वक्त लगेगा, अपने आप को फिर से मुझे यहाँ से हटाना पड़ेगा। हो गया है, ठीक है। तो ये है, तो हमारे पास वेरियस डिफरेंट कोर्सेज अवेलेबल है गेट एकेडमी की हमारी ऐप में, जिसमें से कि अभी जो अपने आप जान रहे हो कि एमपी पावर ट्रांसमिशन के अंदर बहुत सारी वैकेंसीज आई है एई और जेई की। तो उस एई और जेई एग्जाम की वैकेंसीज को जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के अंदर आई है, बहुत सारी है, और इसके लिए हम लोगों ने एक डेडिकेटेड कोर्स लॉन्च किया हुआ है, जो कि एई और जेई दोनों की प्रिपरेशन एक सिंगल कोर्स में हम लोग यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और इस सिंगल कोर्स के अंदर केवल और केवल ना केवल आपका एई और जेई की प्रिपरेशन हो रहा है, साथ ही साथ इसमें आपको हम लोग टेक्निकल और इसके अंदर जो आने वाला जो नॉन टेक्निकल वाला पार्ट है उसको भी आपको हम आपको यहाँ पे कंप्लीट प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, इसमें हम आपको 2000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको यहाँ पे कराएंगे, और उस क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशंस रहेंगे आपके वीडियो सॉल्यूशंस के फॉर्म में आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। हर एक क्वेश्चन जिस तरीके से हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन वे में यहाँ पे पढ़ते हैं, उस तरीके से आपको यहाँ पे क्वेश्चन के प्रैक्टिस क्वेश्चन के आपको सोल्यूशन मिलने वाले हैं। ठीक है, एक साल की हमारी कोर्स की वैलिडिटी, और कोर्स का प्राइस केवल और केवल 999 रुपीज, और एक नॉमिनल सा जीएसटी जो इसके साथ में एप्लीकेबल होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर आप एसएससी जेईई 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अभी तक आपने कोई भी एक अच्छा कोर्स नहीं किया है, और आप अभी भी एक डिलेमा में है कि मुझे कहाँ पे शुरुआत करनी चाहिए, तो संकल्प बैच आपके लिए बहुत ही अच्छा कोर्स रहेगा, जिसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स को मात्र 777 रुपीज के अंदर टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, CBT 1 CBT 2 सब चीज आपके यहाँ पे कवर करा रहे हैं। साथ साथ आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस की सीरीज प्रोवाइड कराई जा रही है, जिसके अंदर आपको डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जो सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे उसकी जो वर्कबुक्स वगैरह हैं, जो उसकी थ्योरी पीडीएफ, सब चीज आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी, प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ हम आपको यहाँ पे ये हमारा संकल्प बैच प्रोवाइड करा रहे हैं। और ये जो आपको बैच मिल रहा है ये एक साल की वैलिडिटी के साथ आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। इसके लिए आपको करना है कि अगर आपको इसमें एनरोल करना है तो आप जाएंगे प्ले स्टोर पर, प्ले स्टोर में जाने के बाद गेट एकेडमी लाइव क्लासेस ऐप को वहां पे इंस्टॉल कीजिए। गेट एकेडमी लाइव क्लासेस ऐप में अगर आप जब एनरोल करेंगे, जब लॉगिन करेंगे, तो आपको वहां पे वेरियस डिफरेंट कोर्सेज मिल जाएंगे,
जो कि गेट एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। तो वहां से जाकर के आप अपने अकॉर्डिंग, अपने यूज के अकॉर्डिंग, अगर आपको संकल्प बैच लेना संकल्प बैच लीजिए, अगर आप एमपी ट्रांसमिशन लिमिटेड की तैयारी करें तो एमपी ट्रांसमिशन लिमिटेड का बैच लीजिए, आप आरआरबी जेई की तैयारी करें तो आरआरबी जेई का बैच लीजिए, आप यूपीपीसीएल जेई की तैयारी करें तो यूपीपीसीएल जेई का बैच लीजिए। ठीक है, तो वहां पे आपको मिनिमम प्राइस में मैक्सिमम क्वांटिटी, मैक्सिमम क्वालिटी के साथ में, जो सुपीरियर क्वालिटी के साथ में आपको यहाँ पे, हम लोग आपको यहाँ पे कोर्सेज प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए फिर दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर, है ना। अब हम लोग अपने जो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे वहां पे भी हम लोग इसके आगे क्वेश्चन करेंगे, और कोशिश करते हैं कि भाई थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट को कंप्लीट करें, देन कुछ न्यूमेरिकल्स बनाएं, देन थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट वाले क्वेश्चंस को बनाएं, देन न्यूमेरिकल वाले पार्ट क्वेश्चन को बनाएं, है ना। तो हम लोग ने आज यहाँ पे 20 क्वेश्चन सॉल्व किया है। नेक्स्ट लेक्चर में भी हम लोग कोशिश करते हैं कि अपना जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और क्वेश्चन कर लें, एंड देन आफ्टर दैट फिर से हम लोग अपने थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर फिर स्विच करेंगे। ओके, चलिए फिर स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टाटा बाय, टेक केयर।